Hello students, welcome to the online class of MPS बरू। इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हमने इंग्लिश एजुकेशन और वुड्स डेस्पेच के बारे में हमने पढ़ा था। उन लोगों के बारे में हमने पढ़ा था जो वेस्टर्न नॉलेज को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो उसमें कुछ नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट थे जिनको आप याद रखना है। जिनको आपने याद रखना है उसमें था बैबिंगटन मैकॉले और एक दूसरा नाम जो इसमें जो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में था वो है जेम्स मिल। तो ये दो लोग जो है और इनके अलावा और भी लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। जो वेस्ट के जितना वेस्ट ने मगरिब ने डिफरेंट फील्ड्स में तरक्की किया है, प्रोग्रेस किया है, उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और यहाँ के लोगों को बिल्कुल यहाँ के लोगों के कल्चर को चेंज करके वेस्टर्न कल्चर को वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग पूरे उनके उठना बैठना उनका टेस्ट सब कुछ बदल जाए और जब ये सारी चीज़ें बदल जाएंगे, यहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कि वेस्ट में जितने भी चीज़ें बनते हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी डिमांड्स बढ़ जाएंगे और इस तरह वेस्ट को आ, अपने गुड्स को सप्लाई करने का, अपने गुड्स को बेचने का इंडिया एक बेहतरीन मार्केट बनेगा। तो ये भी था उनका एक मकसद, ये था वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का। तो जब ये सारे वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो क्या उस समय जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रहे थे, क्या कोई लोकल स्कूल्स थे या नहीं? तो अगर थे तो उनके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स, तो यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ कहते हैं कि क्या आपको कोई आइडिया है कि प्री ब्रिटिश टाइम्स में, यानी अंग्रेज़ आने से पहले यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, किस किस्म की तालीम दिया जाता था? तो क्या आपने कभी सोचा कि क्या वो कभी स्कूल गए होंगे? अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या हिंदुस्तानी बच्चे कभी स्कूल जाते होंगे, गए होंगे क्या? क्या यहाँ स्कूल्स थे कि नहीं थे? अगर यहाँ स्कूल्स थे तो अंग्रेज़ी दौर में इन स्कूलों के साथ क्या हुआ? क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो अपना नया स्कूल्स खोलना शुरू कर दिया, जो पुराने स्कूल्स अगर थे तो उनके साथ क्या हुआ है? तो यहाँ एक अंग्रेज़ ऑफिशियल है स्कॉटलैंड से जिसका ताल्लुक़ है विलियम एडम। तो वो स्कॉटिश मिशनरी था, यानी यहाँ पर ईसाइयत की तालीम फैलाने के लिए, ईसाइयत को फैलाने के लिए यहाँ आए थे वो। उसके रिपोर्ट के मुताबिक 1830 में तो बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स का वो दौरा करते हैं। वहाँ पहुँचकर कंपनी ने उससे वर्निकुलर स्कूल्स में, वर्निकुलर स्कूल्स हम उन स्कूल्स को कहते हैं जो आपके जहाँ पर लोकल भाषाओं में तालीम पढ़ाया जाता था, जहाँ पर जो भी एजुकेशन होता था वो वर्निकुलर लैंग्वेजेस में होता था। वर्निकुलर लैंग्वेज मतलब आपके लोकल लैंग्वेजेस, यानी जिसमें इंग्लिश की नहीं बल्कि संस्कृत की और दूसरे लैंग्वेजेस में, हिंदी में और अपने रीजनल लैंग्वेजेस में जहाँ तालीम दिया जाता था, उन स्कूल्स के प्रोग्रेस को लेकर एक रिपोर्ट बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विलियम एडम को कहा था। तो जो रिपोर्ट विलियम एडम ने प्रोड्यूस किया वो काफ़ी दिलचस्प है। एडम के मुताबिक तकरीबन 1 लाख पाठशाले थे, 1 लाख से ज़्यादा पाठशाले थे बंगाल और बिहार में उस समय। तो ये पाठशालें जो है वो काफ़ी छोटे इंस्टीट्यूशंस थे और इन पाठशालाओं में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल नहीं कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 20 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे थे। और जो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, तो टोटल अगर पूरे पाठशालाओं की बात करेंगे, हमने कहा कि 1 लाख पाठशालाएँ थे, अगर हर एक पाठशाला में 20-20 स्टूडेंट्स हैं, तो जितने यहाँ पर बच्चे ज़ेर तालीम थे, तालीम पढ़ रहे थे, तो वो काबिल गौर व फिक्र है।
गौर करने के काबिल है कि तकरीबन 20 लाख से ज़ायद बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में, इन पाठशालाओं में तालीम हासिल कर रहे थे। तो ये जो इदारे थे वो कौन लोग सेटअप कर रहे थे, ये पाठशालाएं कौन लोग बना रहे थे, कौन लोग इन्हें चला रहे थे? तो ये वल्दी लोग इन्हें बना रहा था। जो समाज में जो अमीर लोग होते थे वो इन पाठशालाओं को बनाता था, या लोकल कम्युनिटी भी कभी कभार इन पाठशालाओं को बनाता था। तो और ऐसे भी इंस्टेंस आए हैं, ऐसे भी मौके आए कि इन पाठशालाओं को एक ही गुरु ने, टीचर को गुरु कहते थे, एक ही गुरु स्टार्ट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तालीम याफ्ता आदमी होता था, वो अपने गाँव के या हमसाए के कुछ बच्चों को लेकर इस तरह के पाठशालाओं को वो स्टार्ट करते थे। तो जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि वहाँ पर कोई आज के स्कूलों की तरह कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। यहाँ ये सिस्टम जो है ना, मतलब वक्त पे आना, जैसे कि 10 बजे स्कूल का शुरू हो जाना, मॉर्निंग असेंबली आना, लंच ब्रेक हो जाना, इसके बाद छुट्टी होना या इवनिंग असेंबली होना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बिल्कुल फ्लेक्सिबल, बच्चे को या टीचर को, गुरु को जब भी टाइम मिलता था वो बच्चों को पढ़ाता था। और बच्चे जब काम होता था, बच्चा कभी नहीं आता था और कभी शाम को भी आता था। तो कुछ चीज़ें जो आज हम स्कूल्स के साथ एसोसिएट करते हैं वो उस समय उन स्कूलों में नहीं था। और कुछ चीज़ें जो आज स्कूलों के साथ हम एसोसिएट करते वो थे। तो वहाँ कोई फ़िक्स फ़ी नहीं था। एक तो वहाँ जैसे कि अभी आपको हर मंथ का, हर महीने में फ़िक्स फ़ी देना पड़ता है। आपका फ़ी फ़िक्स होता है कि आपको 500, 550, 600 इस तरह फ़िक्स फ़ी देना होता है। तो उस समय कोई फ़ी नहीं था। आज के दौर में आपके पास प्रिंटेड बुक्स है, तो उस समय कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं था। कोई अलग सा स्कूल बिल्डिंग नहीं था, कोई चेयर नहीं होते थे, बेंचेस नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड्स नहीं होते थे। और बच्चे जहाँ अभी हम गर्ल्स के लिए अलग से क्लासरूम्स होते हैं, बॉयज़ के लिए अलग से होते हैं, इस तरह के अलग का स्प्रेड क्लासेस का भी कोई सिस्टम नहीं था। और रोल कॉल रजिस्टर्स भी नहीं थे, एनुअल एग्जामिनेशंस भी नहीं होता था, टाइम टेबल भी नहीं होता था। तो कुछ ऐसे भी जगह होते थे जहाँ पर क्लास जो है किसी दरख्त के नीचे, यहाँ बनियान ट्री का मिसाल दिया है, और कुछ या किसी विलेज शॉप के, गांव के किसी दुकान के कोने में भी या टेंपल में भी इस तरह के क्लास स्टार्ट हो जाते थे। या कभी कभार गुरु के घर पे भी इस तरह के क्लासेस चलते थे। तो फ़ी कितना होता था वो आपके पेरेंट्स के इनकम पे डिपेंड होता था कि आपके पेरेंट्स की आमदनी कितना है। अमीर लोगों को ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ता था और गरीबों को ज़्यादा फ़ी पे करना नहीं पड़ता था। और जो टीचिंग होता था, पहले बताते कि कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होता था। बुक्स नहीं होते थे तो टीचिंग क्या होता था, ओरल होता था, ज़बानी होता था। और कोई सिलेबस नहीं था, कोई बुक्स नहीं थे, सिलेबस नहीं थे। तो पढ़ना क्या है वो गुरु खुद डिसाइड करता था, टीचर डिसाइड करता था कि आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो तो स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से, स्टूडेंट्स के एज के हिसाब से कि कितना समझदार है, उसके हिसाब से गुरु खुद डिसाइड करता था कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है। और डिफरेंट क्लास में उनको अलग भी नहीं किया जाता था, जैसे कि फर्स्ट में, फोर्थ में, एट्थ में, इस तरह। तो सारे लोग जो है इकट्ठे एक जगह बैठ जाता था। तो गुरु जो है अलग अलग लेवल ऑफ लर्निंग के हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के साथ वो इंटरेक्ट करता था। अब एडप को पता चलता है ये जो सिस्टम था, फ्लेक्सिबल सिस्टम, वो लोकल नीड्स के मुताबिक था। जो भी स्कूल सिस्टम था, स्कूल का निज़ाम उस समय चल रहा था, वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक चल रहा था। जैसे कि हार्वेस्ट टाइम में लोग ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे भी बिज़ी हो जाते हैं, और बाकी गुरु होगा वो भी बिज़ी हो जाते हैं अपने खेती बाड़ी में, फसल कटाई में। तो उस समय बच्चे ज़्यादातर फील्ड्स में काम कर रहे होते, तो स्कूल्स नहीं होते थे, उस समय क्लासेस नहीं चलते थे। तो एक दफ़ा जब ये हार्वेस्ट टाइम ख़त्म हो जाता था, पाठशाला दोबारा से शुरू हो जाता था। आज जब इन क्रॉप्स को काटा जाता था, फसलों को, और जब इनको स्टोर किया जाता था, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस समय पीजेंट्स के भी बच्चे जो है वो स्टडी कर सकता था, क्योंकि पीजेंट्स को ज़्यादा जो काम करना पड़ता है वो
सीड सोइंग के टाइम पे और हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो उस समय जब ये बिज़ी सीज़न होता था खेतों में, तो उस समय पाठशालाएं जो है बंद किया जाता था। एक दफ़ा फिर से जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता था हार्वेस्टिंग का, तो दोबारा से पाठशालाएं जो है स्टार्ट हो जाते थे, तो पीजेंट के बच्चे भी पढ़ सकता था। तो अब क्या हो जाते हैं, नए रूटीन्स आ जाते हैं, नए रूल्स आ जाते हैं। मिड नाइनटीन सेंचुरी का मतलब हो गया 1850। कंपनी जो है वो हायर एजुकेशन के साथ ही वो जो कुछ कंपनी कर रहा था वो यहाँ के हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कर रहा था। तो इसने पाठशालाओं को बिना कोई मुदाखलत के अपने हिसाब से चलने दिया। 1850 तक जो है बिल्कुल इन पाठशालाओं के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़, किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस, मुदाखलत नहीं किया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनका मकसद यहाँ के हायर एजुकेशन को प्रमोट करना था। तो 1854 के बाद कंपनी ने ये फैसला किया कि वो वर्निकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। सिस्टम ऑफ वर्निकुलर एजुकेशन, जो लोकल भाषाओं में जो तालीम उस समय पढ़ा रहा था, जो सिखा रहा था, उसको हम इम्प्रूव करेंगे, उसमें काफ़ी सुधार लाएंगे। तो उन्हें यह ऐसा लगता है कि इस वर्निकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे यहाँ पर ऑर्डर्स को, इस सिस्टम के अंदर ऑर्डर लाने की ज़रूरत है, रूटीन्स बनाने की ज़रूरत है, रूल्स बनाने की ज़रूरत है, और रेगुलर इंस्पेक्शंस की ज़रूरत है। तो ऐसा कैसे किया जाएगा, कौन कौन से इक़दाम कंपनी आप उठाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया। हर एक पंडित जो है, हर एक पंडित को 4 से 5 स्कूल्स को देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए रखा उनको। इन पंडित्स का काम जो होता था उन पाठशालाओं को विज़िट करना, वहाँ जाना और वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। हर एक गुरु से कहा गया कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करे कि इस पीरियड में, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपने कितना प्रोग्रेस किया, इस तरह रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। और रेगुलर टाइम टेबल के तहत क्लासेस को, अभी तक जो, यानी सीधी सी बात है, जो पहले जो सिस्टम फ्लेक्सिबल था अब वो उसको फ्लेक्सिबल नहीं रखा गया, अब ये काफ़ी बिल्कुल सख्त कर दिया गया। तो अब जो पहले जहाँ टेक्स्ट बुक्स नहीं थे, अब वहाँ टेक्स्ट बुक्स को लागू कर दिया गया। और जहाँ पहले एनुअल एग्ज़ामिनेशन नहीं होता था, सालाना एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, अब एनुअल एग्ज़ामिनेशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। और जहाँ पहले गरीबों से कम फ़ीस और अमीरों से ज़्यादा फ़ी लिया जाता था, अब रेगुलर फ़ी देने के लिए कहा और फिक्स फ़ी देने के लिए कहा। रेगुलर क्लासेस के लिए कहा, पहले रेगुलर क्लास नहीं होता था। जब ये हार्वेस्ट टाइम होता था, जब बिज़ी सीज़न होता था, तो उस समय क्लासेस बिल्कुल बंद हो जाते थे। अब फिक्स्ड सीट्स पे बैठने के लिए कहा और इन नए रूल्स और डिसिप्लिन्स को मानने के लिए कहा गया। पाठशालाएँ, वो पाठशालाएँ जिन्होंने इन नए रूल्स को एक्सेप्ट किया, उन्हें गवर्नमेंट्स ने थोड़ी बहुत ग्रांट्स भी दिया है, यानी गवर्नमेंट्स ने उनकी मदद किया है पैसे के ज़रिए। और जिन पाठशालाओं ने इस नए निज़ाम के तहत काम करने के लिए वो जो तैयार नहीं थे, उन्हें गवर्नमेंट का किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं मिला है। तो वक़्त के साथ वो गुरुज जो अपने इंडिपेंडेंस को रिटेन करना चाहता था, पहले जैसा जो जितना आज़ादी उनको था, तो जितना वो पहले जिस हिसाब से बिल्कुल आज़ादाना तरीक़े से वो स्कूल्स को चला रहे थे, अब क्या होता है कि वक़्त के साथ उन्हें उन गवर्नमेंट एडिड और रेगुलेटेड पाठशालाओं के साथ compete करना मुश्किल हो जाता है। यानी जो पाठशालाएं जिनको गवर्नमेंट फंड्स दे रहे थे, जहाँ पर जो रूल्स के तहत चल रहे थे, सरकारी रूल्स के तहत, उनके साथ मुकाबला करना मुश्किल हो जाते हैं। तो इन रूल्स और रूटीन्स को लागू करने के एक और कंसिक्वेंस होते हैं, इसके और नताइज निकले हैं। पहले जहाँ पर पुअर पीजेंट फैमिलीज जो है पाठशालाएँ जाकर तालीम हासिल कर सकते थे, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। अब वो बेचारे अब पाठशालाएँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अब रेगुलर क्लासेस, उन पाठशालाओं में रेगुलर क्लासेस होता था। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करता था उसे स्कूल से निकाल दिया जाता था। तो हवस टाइम में भी उनको जाना पड़ता था। हाँ, तो इस वजह से इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल, यानी जब आप स्कूल नहीं आ पाते थे, तो
ओबियसली हार्वेस्ट टाइम में आप स्कूल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पीजेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पीजेंट्स को घर में ही नहीं, खेतों में उस बिज़ी सीज़न में अपने माँ बाप के साथ काम पे जाना पड़ता था। तो जब स्कूल नहीं आते तो उसे इनडिसिप्लिन वो लोग इसे इनडिसिप्लिन के तौर पे देखता था। और इसके अलावा वो डिज़ायर की कमी है, यानी पढ़ने की ख्वाहिश ही नहीं है इनमें, पढ़ने की कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ख्वाहिश या दिलचस्पी नहीं है, इस हिसाब से देखता था। इस तरह पीजेंट फैमिलीज से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को इन नए सिस्टम्स के, इन नए रूल्स और रूटीन्स की वजह से उन्हें, बहुत सारे पीजेंट फैमिलीज़ को क्या होता है कि उन्हें तालीम छोड़ना पड़ता है। तो काफ़ी है आज के लिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें इसे चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे।